बोलती किताब में आपका स्वागत है। आज हम केनेथ ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन की बहुत मशहूर किताब है द 1 मिनट मैनेजर, उसके एक शुरुआती हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जो एक कहानी से शुरू होता है ना? एक नौजवान की कहानी। हाँ, एक बड़ा होनहार नौजवान है और वो एक असरदार मैनेजर की तलाश में था। मतलब वो चाहता था कि ऐसे मैनेजर के अंडर काम करे और शायद खुद भी वैसा बन पाए। अच्छा, तो ये सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं था, ये एक तरह से मतलब एक आइडियल की तलाश थी। बिल्कुल, और ये तलाश उसे आप समझिए दुनिया के कोने कोने तक ले गई, अलग अलग जगहों पर। कहाँ कहाँ गया वो? अरे उसने सालों तक सफर किया, छोटे छोटे कस्बों से लेकर जो बड़ी बड़ी राजधानियां होती हैं वहां तक। हाँ। सरकारी दफ्तरों में गया, फौज के अफसरों से मिला, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, दुकानदार, मतलब हर तरह के मैनेजर से उसने बात की। काफी लंबी चौड़ी खोजबीन की उसने। तो क्या मिला उसे? क्या पैटर्न दिखा? हाँ, उसने पाया कि ज्यादातर मैनेजर्स दो तरह के होते हैं। मोटे तौर पर दो कैटेगरीज थीं। अच्छा, कौन सी? पहले थे जिन्हें हम सख्त मैनेजर कह सकते हैं, ऑटोक्रेटिक टाइप, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर था, बॉटम लाइन। हाँ, मतलब आंकड़े, प्रॉफिट, बस यही। बिल्कुल। अब होता ये था कि उनके संगठन, उनकी टीमें वो तो जीत जाती थीं, पर जो लोग थे वो हार जाते थे। मतलब लोग खुश नहीं थे, दबाव महसूस करते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो अपने मैनेजर को पसंद नहीं करते थे, बस जैसे तैसे झेल रहे थे। ये तो एक आम समस्या है कई जगह। संगठन आगे बढ़ रहा है पर लोग पीछे छूट रहे हैं, मानवीय पहलू गायब। सही कहा। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर थे अच्छे मैनेजर। अच्छा, डेमोक्रेटिक वाले, सपोर्टिव। हाँ, वैसे ही जिनका पूरा ध्यान लोगों पर था, उनकी जरूरतें, उनकी भावनाएं, माहौल अच्छा रखना, इन सब पर। तो वहां लोग खुश थे। हाँ, लोग खुश थे, टीम का माहौल भी बढ़िया था, अपने मैनेजर को पसंद भी करते थे। लेकिन अक्सर उनके संगठन या टीम्स वो नतीजों के मामले में पीछे रह जाते थे। ओह, तो यहाँ उल्टी कहानी होगी। लोग जीत रहे हैं पर संगठन हार रहा है। हाँ, और उनके जो अपने बॉस थे वो उन पे शक करते थे कि भाई ये सिर्फ दोस्ती निभा रहा है या काम भी करवा रहा है। तो ये दिलचस्प है कि कैसे दोनों ही तरीके मतलब अधूरे थे। एक सिर्फ नतीजों पर फोकस, दूसरा सिर्फ लोगों पर। बिल्कुल। नौजवान ने यही महसूस किया कि ये तो जैसे आधे मैनेजर हैं। असली चुनौती तो शायद दोनों में बैलेंस बनाने की है। सही बात है, पूरी तस्वीर तो तभी बनेगी। और यहीं से नौजवान की असरदार मैनेजर की परिभाषा बनी कि असरदार मैनेजर वो है जो खुद को और अपने लोगों को, मतलब पूरी टीम को, इस तरह संभाले कि संगठन को भी फायदा हो और लोगों को भी, दोनों जीते। सुनने में तो ये बहुत ही आइडियल लगता है, लेकिन क्या ऐसे मैनेजर मिले उसे? यही तो मुश्किल थी। बहुत ढूंढा उसने, पर ऐसे मैनेजर या तो मिले ही नहीं, या जो एकाध मिले वो अपने राज बताने को तैयार नहीं थे। वो काफी निराश हो गया। सालों की मेहनत के बाद भी नतीजा कुछ खास नहीं। लेकिन फिर जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, हाँ। उसे अपने घर के पास ही एक कस्बे में एक खास मैनेजर के बारे में पता चला। ओह, तो उम्मीद जगी फिर से। हाँ, लोगों में चर्चा थी कि ये मैनेजर कुछ अलग है। लोग कहते थे कि उसके साथ काम करने में मजा आता है और साथ ही उनकी टीम मिलकर शानदार नतीजे भी दे रही है। ये हुई ना बात, मतलब नतीजे भी और लोग भी खुश। ये तो वही कॉम्बिनेशन है जो वो ढूंढ रहा था। बिल्कुल। तो वो बहुत उत्सुक हो गया। उसने फौरन उस मैनेजर के सेक्रेटरी को फोन किया, अपॉइंटमेंट मांगा। और मिला टाइम? ऐसे मैनेजर तो बहुत बिजी होते होंगे। यही तो हैरानी की बात हुई। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मैनेजर ने कहा है बुधवार सुबह 11 बजे मेरी एक मीटिंग है, बस वो छोड़कर इस हफ्ते कभी भी आ जाओ, टाइम तुम खुद चुन लो। क्या बात है, ये तो बहुत अजीब है। इतना कामयाब मैनेजर और इतना खाली वक्त। हाँ, नौजवान भी चौंक गया। उसके मन में भी यही सवाल आया कि भाई ये मैनेजर सच में इतना असरदार है जैसा लोग कह रहे हैं, या कुछ और गड़बड़ है? इतना खाली कैसे? एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। तो वो इस पहेली को सुलझाने के लिए मिलने चला गया। तो देखिए, नौजवान की जो ये शुरुआती तलाश थी और जो उसे निराशा मिली, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मैनेजमेंट सिर्फ दो ही रास्तों पर चल सकता है, सख्ती या फिर नरमी? हाँ, और यहीं से वो असली खोज शुरू होती है। क्या वाकई कोई तीसरा रास्ता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि संगठन भी बढ़े और लोग भी खुश रहें एक साथ? और ये जो खास मैनेजर है, जिसके पास इतना वक्त भी है, आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहा था? उसके राज क्या थे
जो उसे इतना असरदार भी बनाते थे और उसके पास इतना समय भी रहता था। शायद उसके तरीके उतने मुश्किल नहीं थे जितने लगते हैं। शायद बहुत सरल हो, सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल। और शायद इन्हीं सरल बातों में मैनेजमेंट का असली सार छिपा हो। हाँ, खैर इस पर और गहराई से बात करेंगे अगली बार। जानेंगे कि वो मैनेजर कौन था और क्या थे उसके तरीके। 1 मिनट के लक्ष्य यानी 1 मिनट गोल्स। जी। सुनने में ये शायद सिर्फ लक्ष्य तय करने जैसा लगे। लेकिन असल में ये मैनेजर और टीम के बीच ना वो तालमेल और प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। हाँ, बिल्कुल। ये इस किताब का पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अच्छा। और इसका असली मकसद है पूरी तरह स्पष्टता लाना। सिर्फ ये नहीं कि क्या काम करना है, बल्कि ये भी कि अच्छे प्रदर्शन का पैमाना क्या है, वो दिखता कैसा है असल में। हाँ। अक्सर टीमों में इसी स्पष्टता की कमी से गलतफहमियां और वो निराशा पैदा होती है। बिल्कुल ये तरीका उसी जड़ पर काम करता है एक तरह से। सही बात है। किताब में ट्रेनिल नाम के किरदार का उदाहरण है जो इसे समझाता है। और सबसे पहली और दिलचस्प बात जो मुझे लगी, हर लक्ष्य को सिर्फ एक पेज पर लिखना है। हाँ, सिर्फ एक पेज, और वो भी 250 शब्दों से कम में। बिल्कुल, ताकि कोई भी उसे सचमुच 1 मिनट में पढ़ सके और समझ सके। और इसकी एक कॉपी मैनेजर के पास, एक कर्मचारी के पास, दोनों के पास। हाँ, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये पारदर्शिता और फोकस दोनों सुनिश्चित करती हैं। दोनों पक्ष ठीक-ठीक जानते हैं कि उम्मीदें क्या हैं और किसी भी समय, मतलब कभी भी, प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। यहीं पर वो 80-20 नियम भी आता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर 80-20 नियम का जिक्र आता है, यानी उन मुट्ठी भर सबसे जरूरी 20% कामों या लक्ष्यों पर ध्यान देना जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं। अच्छा। आमतौर पर ये 3 से 6 मुख्य लक्ष्य होते हैं, बाकी सब इनके इर्द गिर्द होता है। हाँ, अगर कोई खास प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अलग से 1 मिनट के लक्ष्य तय किए जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये तरीका थोड़ा ज्यादा बारीकी में जमा नहीं लगता? मतलब हर लक्ष्य को इतने विस्तार से लिखना एक एक करके, क्या ये असल दुनिया में संभव है, खासकर जब मैनेजर के पास कई लोग हों संभालने को? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। पहली नजर में ये ज्यादा काम लग सकता है, मैं मानता हूं, पर असल में सोचिए, शुरू में लगाई गई ये स्पष्टता बाद में कितना समय बचाती है। कैसे? देखिए, जब उम्मीदें और प्रदर्शन के मानक बिल्कुल साफ होते हैं ना, तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है, दोबारा काम करने की जरूरत कम पड़ती है, और वो जो लगातार फॉलोअप करना पड़ता है ना, हाँ, वो तो है, उसकी जरूरत भी कम हो जाती है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है जैसा शायद लगे, ये मैक्रो क्लैरिटी है, मतलब बड़ी तस्वीर को साफ करना। अच्छा, मैक्रो क्लैरिटी, ये अच्छा टर्म है। और बात सिर्फ लक्ष्य लिखने तक ही सीमित नहीं है। मैनेजर ये भी पक्का करता है कि कर्मचारी को पता हो कि अच्छा प्रदर्शन किसे कहेंगे। हाँ, वो ट्रेने वाला अनुभव यहाँ बहुत सटीक बैठता है, जब वो एक समस्या लेकर मैनेजर के पास गया था। बिल्कुल। उस बातचीत में देखिए, मैनेजर ने समाधान नहीं दिया, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, बल्कि ट्रेनेल को खुद समाधान खोजने की प्रक्रिया सिखाई। मैनेजर ने उसे समस्या को उन शब्दों में बताने को कहा जिन्हें देखा और नापा जा सके, मतलब ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल टर्म्स में। फिर पूछा कि वो असल में क्या परिणाम चाहता है, और उसे भी वैसे ही शब्दों में बताने को कहा। ये वाकई दिलचस्प है। मैनेजर ने सिर्फ सवाल पूछे, अभी क्या हो रहा है और आप क्या चाहते हैं कि हो, इसके बीच अंतर क्यों है, आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। सही, क्या आपके सोचे हुए समाधान से वो मनचाहा परिणाम मिलेगा भी या नहीं। सीधा जवाब देने के बजाय मैनेजर ने ट्रेनर को सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ उस एक समस्या का हल नहीं था। मैनेजर ने ट्रेनर को समस्या समाधान का एक तरीका सिखाया, एक ढांचा दिया, ताकि वो भविष्य में खुद ऐसी चुनौतियों का सामना कर सके। तो ये सिर्फ काम सौंपना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक क्षमता का निर्माण करना है, एम्पावर करना है। और प्रक्रिया के अंत में मैनेजर की वो तारीफ, तुम अच्छे हो ट्रेनियल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो विश्वास दिखाता है। हाँ, विश्वास जताता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़, जैसा किताब में कहा गया है, वो नो सरप्राइज का सिद्धांत है। सही। कोई आश्चर्य नहीं। यही, बिल्कुल। क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट हैं, प्रदर्शन के मानक तय हैं और प्रगति की समीक्षा भी नियमित रूप से हो सकती है, इसलिए वो परफॉर्मेंस रिव्यू के समय कोई अप्रिय आश्चर्य नहीं होता। सब कुछ शुरू से ही पारदर्शी है। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है। और देखिए, स्पष्टता से जिम्मेदारी आती है। जब लोगों को ठीक से पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और सफलता कैसे दिखती है, तो वे खुद अपनी प्रगति की निगरानी करने और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। हाँ, ये बात तो है। मैनेजर पर निर्भरता कम होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें
1 मिनट के लक्ष्य महज काम को परिभाषित करने का तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, और हम खास तौर पे बात कर रहे हैं इसके 1 मिनट गोल्स समरी वाले भाग की। ये अपने आप में मतलब एक पूरी गाइड जैसी है कि कैसे फटाफट और असरदार तरीके से लक्ष्य तय किए जाए। सही कहा। तो हमारा इरादा है इस समरी से लक्ष्य तय करने के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझना, वो भी जल्दी से। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला कदम बताया गया है अपने लक्ष्यों पर सहमत होना। ये तो सीधा लगता है। सीधा जरूर है, पर आप देखिए यही तो बेस है ना। अगर टीम में या मतलब अकेले भी यही साफ नहीं है कि करना क्या है, तो फिर आगे की सारी मेहनत तो बेकार है। हाँ, बात तो सही है। ये आपसी समझ बहुत जरूरी है ताकि सब एक ही दिशा में काम करें। ठीक है, ठीक है। यानी पहले सब एक पेज पर हों। अच्छा, इसके बाद दूसरा कदम, देखें कि अच्छा व्यवहार कैसा दिखता है। ये थोड़ा अलग सा लगा। सिर्फ लक्ष्य जान लेना काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, सिर्फ क्या करना है ये जानना अधूरा है। कैसे करना है, मतलब सफलता असल में दिखेगी कैसी, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। इससे ना वो अस्पष्टता खत्म होती है। जब पता होता है कि भाई अच्छा काम ऐसा लगता है, तो उसे हासिल करना भी आसान हो जाता है। सोचिए ना, किसी को कहें सेल्स बढ़ाओ और किसी को कहें हर हफ्ते 5 नए क्लाइंट्स लाओ, हाँ, हाँ, तो दूसरा वाला ज्यादा साफ है कि अच्छा प्रदर्शन क्या है। समझ गया। एकदम साफ तस्वीर के मंजिल पर क्या दिखेगा। अच्छा, तीसरा कदम तो काफी प्रैक्टिकल है। हर लक्ष्य को 250 शब्दों से कम में एक कागज पर लिखें। ये 250 शब्दों की सीमा क्यों रखी है? कुछ खास वजह? हाँ, ये संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिए है। देखिए, अगर आप अपना लक्ष्य 250 शब्दों में नहीं समझा पा रहे, तो शायद वो आपके खुद के लिए भी पूरी तरह साफ नहीं है। और छोटा रखने से याद रखना आसान होता है, जल्दी से दोहरा सकते हैं। ये कोई लंबा चौड़ा निबंध थोड़ी बनाना है, बस एक सीधा साधा रिमाइंडर। हाँ, ये बात तो है। ज्यादा लंबा हुआ तो कौन रोज रोज पढ़ेगा। और शायद इसीलिए चौथा कदम है, हर लक्ष्य को पढ़ें और दोबारा पढ़ें, जिसमें हर बार करीब 1 मिनट लगे। ये रोज की ड्रिल जैसा है क्या? बिल्कुल, ये सुदृढ़ीकरण है, मतलब रीइंफोर्समेंट। जैसे हम रोज कसरत करते हैं ना शरीर के लिए, ये वैसा ही दिमाग के लिए है। बार बार पढ़ने से लक्ष्य एकदम ताजा रहता, दिमाग में फोकस बना रहता है। हाँ, दिन की भागदौड़ में भटकना बहुत आसान है, तो ये 1 मिनट का रिकैप आपको वापस ट्रैक पर ले आता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है पांचवा कदम। दिन में कभी कभी 1 मिनट निकालकर अपने प्रदर्शन को देखें। यानी सिर्फ लक्ष्य पढ़ना नहीं, ये भी देखना कि हम कर क्या रहे हैं असल में। हाँ बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण का पल है। आप अपने लक्ष्य को देखते हैं, फिर अपने हाल के कामों को देखते हैं और पूछते हैं, क्या मेरा काम मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है? ये एक तरह का मिनी चेक पॉइंट है। मिनी चेक पॉइंट, अच्छा शब्द है। और फिर आता है छठा और आखिरी कदम। देखें कि आपका व्यवहार आपके लक्ष्य से मेल खाता है या नहीं। ये तो पिछले वाले से काफी जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये उस चेक पॉइंट का नतीजा है, समझिए। 5वें कदम में आप देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और छठे में आप तुलना करते हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आपको लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अच्छा। अगर नहीं, तो ये सिग्नल है कि भाई कुछ सुधार करना है। तो ये पूरा चक्र, लक्ष्य तय करना, समझना, लिखना, दोहराना, जांचना और फिर मिलाना, बहुत तेजी से काम करता है। इसीलिए शायद इसे 1 मिनट कहा गया है। इसके कई हिस्से 1-1 मिनट में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 6 कदम एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन असरदार प्रक्रिया बनाते हैं। सहमत हों, समझें कैसा दिखेगा, लिखें, रोज पढ़ें, प्रदर्शन जांचें और व्यवहार मिलाएं। वाकई कम शब्दों में काफी कुछ कह दिया है। हाँ, और इसकी ताकत इसी सादगी में है। ये जो बड़ी-बड़ी मैनेजमेंट थ्योरीज होती है ना, उनका एक प्रैक्टिकल निचोड़ है ये। और इस पर सोचते हुए एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी ने ऐसे फॉर्मल तरीके से ये सारे 6 कदम नहीं उठाए हैं, मतलब हो सकता है लक्ष्य पहले से तय हो। अगर वो व्यक्ति सिर्फ आखिरी के 3 कदम अपना ले, मतलब अपने जो भी मौजूदा लक्ष्य हैं उन्हें रोजाना 1 मिनट पढ़ना शुरू कर दे, अपने प्रदर्शन पर नजर रखे और देखे कि उसका काम लक्ष्यों से मेल खा रहा है या नहीं, तो भी उसके फोकस और नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है। शायद काफी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। वाकई सिर्फ प्रक्रिया के दूसरे हिस्से को अपनाने से भी शायद बड़ा बदलाव आ सकता है। 1 मिनट प्रशंसा।
कहते हैं कि ये लोगों से बेहतरीन काम करवाने की चाबी है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है, खासकर मिस्टर लेवी का जो अनुभव रहा है, वो काफी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि 1 मिनट प्रबंधक शुरुआत में लोगों पर काफी नजर रखता है। हाँ, करीब से देखता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कोई क्यों लगातार देखेगा? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है कि शायद गलतियां ढूंढ रहे होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और यहीं पर ये फिलॉसफी अलग हो जाती है, कि वो मैनेजर उन्हें गलती करते हुए पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो फिर? बल्कि वो एक्टिवली उन्हें कुछ सही करते हुए पकड़ने की ताक में रहता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, यही 1 मिनट प्रशंसा का बेसिस है, एक पॉजिटिव खोज। तो जैसे ही मैनेजर को दिखता है कि किसी ने कुछ सही किया है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हाँ, फौरन उसी वक्त। लेवी बताते हैं कि वो तुरंत प्रशंसा करते हैं, और कभी-कभी इसमें वो कंधे पर हाथ रखना या कोई दोस्ताना स्पर्श भी शामिल होता है। वो कनेक्शन बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं सच में नोटिस कर रहा हूँ और मुझे खुशी हुई है। और ये तारीफ सिर्फ मतलब बहुत अच्छे या गुड जॉब जैसी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक होती है। मैनेजर साफ साफ बताता है कि कर्मचारी ने क्या सही किया है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे वो कह सकता है, सुनो, जिस तरह तुमने आज सुबह उस मुश्किल क्लाइंट कॉल को हैंडल किया, खासकर वो पॉइंट जहां तुमने उनकी प्रॉब्लम समझकर तुरंत सोल्यूशन दिया, वो कमाल था, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ओके। इससे न सिर्फ क्लाइंट खुश हुआ, बल्कि पूरी टीम को भी कॉन्फिडेंस मिला है। फिर वो कुछ पल चुप हो जाते हैं। चुप। तारीफ के बाद खामोशी। वो क्यों? हाँ, वो पॉज बहुत जरूरी है। वो चंद सेकंड की खामोशी कर्मचारी को उस तारीफ को, उस पॉजिटिव फीलिंग को मतलब महसूस करने का मौका देती है, उसे अंदर तक जाने देती है। अच्छा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। शब्द सुनने और उन्हें महसूस करने में फर्क होता है। ये वाकई पारंपरिक मैनेजमेंट से कितना अलग है। ज्यादातर जगहों पर तो साल भर पता ही नहीं चलता कि काम कैसा चल रहा है। हाँ, या फीडबैक तभी मिलता है जब कोई गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। यहाँ का तो फंडा ही अलग है। लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें, उन्हें कुछ सही करते हुए पकड़ें। सही। और इसके पीछे साइकोलॉजी भी काम करती है। वो कैसे? देखिए, तत्काल और स्पेसिफिक पॉजिटिव फीडबैक सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। ये उस व्यवहार को रीइंफोर्स करता है जिसे आप दोहराना चाहते हैं। ये खासकर नए लोगों के लिए या जब कोई नई जिम्मेदारी संभाल रहा हो, तब बहुत जरूरी है। शुरुआत में तो लगभग सही काम की भी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मतलब परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना? नहीं, जैसे बच्चा चलना सीखता है तो हर छोटे कदम पर हौसला बढ़ाते हैं ना, वैसे ही धीरे धीरे वो बिल्कुल सही करना सीख जाते हैं। और क्या ये लगातार करना होता है? स्रोत ये भी कहते हैं कि मैनेजर का मूड कैसा भी हो, फीडबैक कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशंसा हमेशा प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए, मैनेजर के अपने दिन या मूड पर नहीं। इससे भरोसा बनता है। सही बात है। कर्मचारी को पता होता है कि तारीफ सच्ची है, उसके काम की है। और क्या समय के साथ इसकी जरूरत कम हो जाती है? लोग आदी नहीं हो जाते? हाँ, ये भी होता है। जैसे जैसे लोग स्किल्ड होते जाते हैं, उन्हें बाहरी तारीफ की जरूरत थोड़ी कम होने लगती है। अच्छा। वो खुद अपने अच्छे काम को पहचानने लगते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। और मैनेजर भी ये समझता है, वो फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। और वो स्पर्श वाली बात, वो हमेशा ठीक रहता है? वो तभी ठीक है जब आपसी विश्वास और सम्मान हो। कभी भी अजीब या बनावटी नहीं लगना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। समझ गई। तो अगर हम समराइज करें, 1 मिनट प्रशंसा में क्या क्या शामिल है? देखिए, मुख्य बातें हैं, प्रशंसा तुरंत हो, ठीक है। स्पेसिफिक हो, मतलब साफ बताएं कि क्या अच्छा किया। अपनी पॉजिटिव भावनाएं बताएं कि आपको कैसा लगा, गर्व हुआ या खुशी हुई। ओके। फिर वो छोटा सा पॉज दें ताकि वो फीलिंग सिंक इन हो सके। राइट। और आखिर में उन्हें उसी तरह का अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल साफ। ये सोचने वाली बात है ना, क्या कि अगर मैनेजर्स अपना फोकस गलतियां पकड़ने से हटाकर एक्टिवली अच्छी चीजें ढूंढने और उनकी तारीफ करने पर लगा दे, तो वर्कप्लेस का माहौल कितना बदल सकता है। हाँ, यकीनन। प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, सब कुछ। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, ये लोगों में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर लाने का एक नजरिया है, एक फिलॉसफी है। चैप्टर का नाम है दी अप्रेजल। हाँ, यानी मूल्यांकन। इसमें कहानी का जो युवा पात्र है वो थोड़ा कह सकते हैं शक में है। वो जानना चाहता है कि जिस 1 मिनट मैनेजर की इतनी बातें सुनी हैं, क्या वो सच में उतने प्रभावी हैं? तो वो सबूत खोजने निकलता है। हाँ, और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि मैनेजमेंट में सिर्फ सुन के यकीन नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ता है कि नतीजे क्या हैं, असलियत क्या है।
और यही इस चैप्टर दी अप्रेजल का फोकस है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है इस चैप्टर से जरूरी बातें निकालना, समझना कि ये मैनेजर के तरीकों और उनके असर के बारे में क्या कहता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये नौजवान सच जानने के लिए पहुंच जाता है शहर में कंपनी के हेडक्वार्टर। हाँ, वहां उसकी मुलाकात होती है एक ऑफिसर सुश्री गोमेज से। और यहाँ देखिए, उस नौजवान का इरादा साफ है। वो किसी की व्यक्तिपरक राय नहीं चाहता। वो चाहता है एकदम निष्पक्ष जानकारी, फैक्ट्स। क्या ये मैनेजर वाकई में रिजल्ट्स देते हैं, ये था उसका मेन सवाल। और मजे की बात यह है कि सुश्री गोमेज बिल्कुल सीधे जवाब देती हैं। वो कहती हैं, हाँ, उस 1 मिनट मैनेजर का जो ऑपरेशन है वो पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा कामयाब है, सबसे कुशल। और ये तब है जब उनके पास कुछ सबसे पुराने इक्विपमेंट, सबसे पुराने औजार हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? पुराने सामान से सबसे अच्छा नतीजा। बिल्कुल। और यही तो कमाल की बात है इस कहानी में। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कामयाबी सिर्फ फैंसी सामान या नई मशीनों पर टिकी नहीं होती। सही कहा। असली चीज है मैनेजमेंट का तरीका। लोगों को कैसे संभालते हैं, मतलब ये किताब की जो मुख्य सोच है ना कि लोग ही नतीजे लाते हैं, ये बात यहाँ साबित होती है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा था, पर फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वो नौजवान पूछता है टर्नओवर के बारे में। अच्छा। वो पूछता है, क्या वहां लोग अक्सर नौकरी छोड़कर चले जाते हैं? और सुश्री गोमेज का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहती हैं, हाँ, वहां टर्नओवर तो काफी ज्यादा है। अब यहां लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। पहली बार सुनने में तो यही लगेगा, क्योंकि आमतौर पर ज्यादा टर्नओवर मतलब प्रॉब्लम, लोग खुश नहीं हैं शायद। हाँ। पर यही कहानी पलट जाती है। पता चलता है कि ये नेगेटिव टर्नओवर है ही नहीं। लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो दुखी हैं या परेशान हैं। तो फिर क्यों? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लगभग 2 साल काम करने के बाद उन्हें प्रमोट करके तरक्की देकर अपना खुद का डिपार्टमेंट चलाने के लिए भेज दिया जाता है। अरे वाह! हाँ, वो मैनेजर असल में लीडर्स तैयार कर रहे हैं। मतलब वो कंपनी के बेस्ट ट्रेनर हैं एक तरह से। वो प्रतिभा को निखार रहे हैं। गजब है, ये तो बिल्कुल अलग ही नजरिया है। टर्नओवर यहाँ बुरा नहीं बल्कि तरक्की का सबूत है। श्री गोमेज ये भी बताती हैं कि जब भी कंपनी को किसी अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है, मैनेजमेंट हमेशा उसी मैनेजर को फोन करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा कोई ना कोई तैयार होता है, कोई ऐसा जिसे वो आगे बढ़ा सके। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये मूल्यांकन सिर्फ उस एक मैनेजर की कामयाबी नहीं है, ये उनके पूरे सिस्टम की, उनके तरीकों की पुष्टि करता है। सही। ये दिखाता है कि उनके तरीके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि वो लीडरशिप भी पैदा करते हैं। और इसका फायदा किसे होता है? पूरी कंपनी को। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, हालांकि ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये तरीका हर जगह, हर माहौल में इतना ही कामयाब होगा? ये भी एक सवाल है। ये सही सवाल उठाया आपने। अच्छा, कहानी के आखिर में एक और बात सामने आती है। सुश्री गोमेज जो इतनी बड़ी अधिकारी हैं, वो खुद कहती हैं कि काश उन्हें भी इस मैनेजर के सीक्रेट्स पता होते, काश उनके पास टाइम होता कि वो जाके उनसे सीख पाती। ये बात उस मैनेजर के रवैये से बिल्कुल उल्टी है जो हमेशा मिलने को तैयार रहता है कहानी में। हाँ, ये विरोधाभास भी हमें कुछ सिखाता है। शायद यही राज है कि जब आप समय को बहुत कुशलता से मैनेज करते हैं, बहुत एफिशिएंटली, तो शायद आपके पास असल में ज्यादा समय बन जाता है दूसरों के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। सोचने वाली बात है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? मेरे हिसाब से दी अप्रेजल चैप्टर ने 1 मिनट मैनेजर के तरीकों को एक तरह से वैलिडेट कर दिया, पक्का कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी सफलता सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, बल्कि आंकड़ों में है, नतीजों में है। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि वो सिर्फ अच्छे मैनेजर नहीं हैं, वो अच्छे मैनेजर बनाने वाले हैं, मेकर्स ऑफ मैनेजर्स। तो जो शक था शुरुआत में, वो अब गहरी रुचि में बदल चुका है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कोई भी कंपनी, कोई संगठन उस मैनेजर की कीमत कैसे आंकेगा जो लगातार दूसरे सफल मैनेजर्स तैयार कर रहा हो। इस तरह के लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब नेतृत्व विकास का दूर तक क्या असर होता है किसी संगठन पर? ये वाकई में सोचने वाली बात है। तीसरा रहस्य, 1 मिनट की फटकार। ये तरीका खासतौर पर उन अनुभवी लोगों के लिए है जो आमतौर पर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभार उनसे कोई बड़ी चूक हो जाती है। किताब में एक उदाहरण है सुश्री ब्राउन का। वो ऐसे ही एक मैनेजर के साथ काम करती हैं और वो बताती हैं कि भाई जैसे ही उनसे कोई इंपॉर्टेंट गलती होती है ना, मैनेजर फौरन बिना देर किए उनसे बात करते हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरी बातचीत अक्सर 1 मिनट में खत्म,
चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया है ना, साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा, ये तब शुरू होता है जब मैनेजर को गलती का पता चलता है, वो कंफर्म कर लेते हैं। फिर वो तुरंत उस कर्मचारी से मिलते हैं, आमने सामने, और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि गलती क्या हुई है। कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सटीक। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि उस गलती से उन्हें खुद कैसा महसूस हो रहा है। गुस्सा है, निराशा है, झुंझुलाहट है, जो भी हो, पूरी ईमानदारी से। और फिर कुछ पलों का सन्नाटा, थोड़ी असहज चुप्पी, ताकि बात का वजन महसूस हो। सुश्री ब्राउन तो कहती हैं कि ये कुछ सेकंड कभी-कभी बहुत लंबे लगते हैं। यहां तक तो बात थोड़ी सख्त लग रही है। ऐसा यकीनन सख्त है, सीधा है। लेकिन दूसरा हिस्सा उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहीं पर वो संतुलन आता है ना? फटकार के पहले हिस्से के फौरन बाद मैनेजर का रवैया बदल जाता है। वो कर्मचारी को याद दिलाते हैं कि देखो, आमतौर पर मैं तुम्हारे काम की कितनी कद्र करती हूँ, तुम कितने काबिल हो, टीम के लिए कितने जरूरी हो। वो ये साफ करते हैं कि उनकी नाराजगी सिर्फ उस खास गलती या उस व्यवहार पर थी, कर्मचारी पर, मतलब व्यक्ति के तौर पर नहीं। उनका सम्मान कर्मचारी के लिए वैसा ही है। फिर वो स्पष्ट करते हैं कि भाई, आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, जैसा आपने कहा, जब ये 1 मिनट की बात खत्म होती है तो वो मुद्दा वहीं खत्म, उसे बाद में कभी नहीं उठाया जाता। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, बस सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है। सुश्री ब्राउन के हिसाब से इसकी असरदारी के पीछे कुछ वजह हैं। पहली बात, रिएक्शन तुरंत मिलता है, गलती हुई और फौरन बात हुई। दूसरी, गलती क्या है ये बिल्कुल साफ साफ बताया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे कर्मचारी को भी पता चलता है कि भाई मैनेजर ध्यान दे रहे हैं। और तीसरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, ये फटकार व्यवहार पर फोकस करती है, व्यक्ति की काबिलियत या उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठाती। तो कर्मचारी डिफेंसिव कम होता है। और चौथा, कंसिस्टेंसी। मैनेजर हर बार यही तरीका अपनाते हैं तो लोगों को पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। ये तो हुआ सुश्री ब्राउन का अनुभव, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सुश्री ब्राउन का जो अनुभव है, वो असल में इन्हीं सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल रूप है। पहला सिद्धांत है तात्कालिकता, इमीडिएसी। जैसे ही गलती हो, उसी वक्त प्रतिक्रिया देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस आम आदत के बिल्कुल उलट है जिसे गन सैकिंग कहते हैं। मतलब पुरानी शिकायतें बोरी में भरते जाना और फिर किसी दिन एक साथ निकाल देना। एक बार में एक व्यवहार पर तुरंत बात करना कहीं ज्यादा निष्पक्ष और असरदार होता है। ये उस अकेला छोड़ो फिर झटकों वाली मैनेजमेंट स्टाइल से भी बचाता है, जो कर्मचारियों में काफी कंफ्यूजन और डर पैदा करती है। यानी बात को टालने की बजाय तुरंत निपटाना बेहतर है। और दूसरा अहम पॉइंट आपने बताया था, व्यवहार और व्यक्ति को अलग रखना। सही कहा। यही दूसरा सिद्धांत है, व्यवहार बनाम मूल्य। ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि कर्मचारी का कोई खास व्यवहार गलत हो सकता है, लेकिन इससे एक व्यक्ति के तौर पर उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। मैनेजर का लक्ष्य उस गलत व्यवहार को सुधारना है, कर्मचारी को नीचा दिखाना नहीं। जैसा किताब में भी कहा गया है, हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, हम वो व्यक्ति हैं जो अपने व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है। फटकार का जो दूसरा हिस्सा है ना, जहां मैनेजर तारीफ करते हैं, सम्मान दिखाते हैं, वो इसी सिद्धांत को मजबूत करता है। इससे व्यक्ति को एहसास होता है कि ठीक है, आलोचना मेरे काम के एक पहलू पर थी, मेरी पूरी क्षमता या मेरे वजूद पर नहीं। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है, गलती पर सख्ती भी और व्यक्ति के प्रति सम्मान भी। इसी से जुड़ा वो टफ एंड नाइस वाला सिद्धांत है ना? बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत है कठोर और फिर नेक, टफ एंड नाइस। और इसका क्रम सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। पहले व्यवहार पर साफ और सख्त प्रतिक्रिया देना, इससे स्थिति की गंभीरता पता चलती है। और उसके तुरंत बाद व्यक्ति के प्रति समर्थन और सम्मान जताना, इससे ये संदेश जाता है कि आलोचना कंस्ट्रक्टिव थी और मैनेजर को कर्मचारी की परवाह है। इससे कर्मचारी भी उस फीडबैक को स्वीकार करने और उसे सीखने के लिए ज्यादा तैयार होता है। अगर क्रम उल्टा कर दें, पहले तारीफ फिर फटकार, तो वो ज्यादा चौंकाने वाला, शायद व्यक्तिगत हमले जैसा लग सकता है। समझ गया, ये क्रम वाकई जरूरी रखता है। और स्पर्श के बारे में क्या? किताब में इसका भी जिक्र आता है। हाँ, चौथा बिंदु है स्पर्श, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
फटकार के दूसरे हिस्से में जब मैनेजर कर्मचारी को उसके महत्व का एहसास दिला रही हो, तब शायद कंधे पर हाथ रखने जैसा एक हल्का सा स्पर्श वो विश्वास और समर्थन का एक ताकतवर संकेत हो सकता है। पर यह तभी कारगर है जब मैनेजर और कर्मचारी के बीच पहले से विश्वास और सच्ची परवाह का रिश्ता हो। और सबसे जरूरी बात, स्पर्श हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। मतलब ये सपोर्ट के लिए हो, किसी और मतलब से नहीं। और बेशक सामने वाले की सहजता का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। सही कहा, बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने वाली बात है ये। और आखिर में ईमानदारी का सिद्धांत। हाँ जी, 5वां और आखिरी सिद्धांत है ईमानदारी। ये पूरी प्रक्रिया, फटकार और फिर प्रशंसा, कोई चालाकी या हेरफेर नहीं है। अगर मैनेजर शुरू से ही अपनी टीम को ये साफ कर दे कि वो प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे, 1 मिनट मैनेजर यही करते हैं, वो पहले ही बता देते हैं। जब सबको पता हो कि भाई अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रतिक्रिया तुरंत और स्पष्ट मिलेगी, तो ये सिस्टम पारदर्शी और ईमानदार लगता है। और ईमानदारी तो लंबे समय में हमेशा भरोसे को मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर ये 1 मिनट की फटकार एक तरीका है जिससे व्यवहार के प्रति जवाबदेही तय की जाती है और साथ ही साथ व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसके मूल्य को भी बनाए रखा जाता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में शायद उतना ही मुश्किल हो, खासकर वो संतुलन साधना। निश्चित रूप से इसकी सफलता पूरी तरह मैनेजर की नीयत पर, उसकी सच्ची परवाह और सम्मान पर निर्भर करती है। अगर ये ईमानदारी से नहीं किया गया तो ये बिल्कुल उल्टा असर भी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो किताब बार बार दोहराती है, जब फटकार खत्म हो जाए तो वो सचमुच खत्म हो जानी चाहिए। उस गलती का जिक्र भविष्य में कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। बात आई गई हो जानी चाहिए। इस सब पर सोचने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है कि फटकार देने के बाद क्या मैनेजर के लिए उस घटना को पूरी तरह भूल जाना और कर्मचारी के साथ एकदम सामान्य व्यवहार बनाए रखना हमेशा आसान होता होगा, या इसमें भी मैनेजर को लगातार एक सचेत प्रयास, एक अभ्यास और आत्मनियंत्रण की जरूरत पड़ती होगी? ये सोचने वाली बात है। ये तरीके आखिर काम क्यों करते हैं? क्या है इनके पीछे का मनोविज्ञान और दर्शन? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ आप देखें तो तकनीकें नहीं हैं। ये असल में लोगों को समझने का और उनके साथ बेहतर ढंग से काम करने का एक नजरिया है। हाँ। और किताब का ये खास हिस्सा इसी क्यों का जवाब देता है कि ये इतने सरल से दिखने वाले तरीके इतने शक्तिशाली कैसे हैं। अच्छा, तो शुरुआत इस एक खास सोच से होती है कि मैनेजर का सबसे कीमती मिनट वो है जो वो लोगों में लगाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। The best minute I spend is the one I invest in people. ये बात थोड़ी चौंकाती है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हम देखते हैं तनख्वाह पर तो शायद 50 से 70% खर्च कर देती हैं। हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है। पर लोगों को बेहतर बनाने, मतलब उनकी ट्रेनिंग पर शायद 1% से भी कम। ये तो बड़ा अजीब सा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। और मैनेजर के हिसाब से ये निवेश इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका अनुभव ये कहता है कि जब लोगों को साफ पता ही नहीं होता कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है, हाँ। तो वे अक्सर बस सजा से बचने के लिए काम करते हैं। हाँ। वो कोई खबर नहीं, मतलब सब ठीक है वाला जो रवैया होता है ना। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। 1 मिनट मैनेजमेंट इसी धुंधलेपन को, इसी कंफ्यूजन को हटाता है, स्पष्टता लाकर। तो फिर 1 मिनट लक्ष्य क्यों इतने कारगर है? मुझे वो बॉलिंग वाला उदाहरण बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कि सोचिए, अगर पिंस पर पर्दा डाल दें तो कोई निशाना कैसे लगाएगा? बिल्कुल। और ज्यादातर मैनेजर अनजाने में यही करते हैं। मतलब वो पिंस पर चादर डाल देते हैं। हाँ, लक्ष्य साफ बताते ही नहीं है। और लक्ष्य साफ होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रेरक है वो है नतीजों पर प्रतिक्रिया मिलना, फीडबैक। मैनेजर अक्सर वो पकड़ लिया तुम्हें वाले मोड में चले जाते हैं। हाँ, वो NHY SOB वाला। हाँ, NHY SOB, मतलब बस गलतियां ढूंढते रहना, नुक्स निकालना। ये माहौल सीखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर सच तो ये है कि हर कोई जीत सकता है। Everyone is a potential winner। तो मैनेजर के पास 3 ही रास्ते हैं, या तो विजेता को काम पर रखो, या जिसमें जीतने की काबिलियत है उसे सिखाओ, या फिर प्रार्थना करो। हाँ। अच्छा, लेकिन किताब इस बात पर भी जोर देती है कि लक्ष्य लिख कर रखे जाएं, वो भी 250 शब्दों से कम में। ये क्यों? इसका सीधा सा कारण है ताकि लोग उन्हें बार बार देख सकें, अच्छा, याद रख सकें और खुद ही अपने प्रदर्शन को उनसे मिला सकें। ये एक तरह का सेल्फ चेक बन जाता है। ओके, तो किताब में लिखा है 1 मिनट निकालें, अपने लक्ष्य देखें, अपना प्रदर्शन देखें कि आपका व्यवहार आपके लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं।
ये रोज की प्रैक्टिस बन जाती है। समझ गई। लक्ष्य तो ठीक है, तय हो गए, पर लोगों को सही रास्ते पर बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए ये 1 मिनट प्रशंसा का तरीका क्यों कारगर है? इसके लिए किताब बड़े दिलचस्प उदाहरण देती है। कबूतरों को ट्रेनिंग देना या वेल को सिखाना। हाँ, किसी को भी मतलब नया हुनर सिखाने का राज ये है कि शुरुआत में जब वो लगभग सही कर रहे हों, मतलब परफेक्ट नहीं पर करीब करीब, हाँ, तभी उन्हें पकड़ें और तारीफ करें, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरी तरह सही करने की तरफ ले जाएं। अच्छा, जैसे हम बच्चों को चलना या बोलना सिखाते हैं, है ना? जब बच्चा पहली बार पा या माँ जैसा कुछ कहते हैं, हम कितने खुश होते हैं। बिल्कुल ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं, पूरा शब्द बोलो। सही कहा। तो ये कुछ सही करते हुए पकड़ना उस पुरानी अकेला छोड़ो फिर गलती पर डांटो वाली शैली से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो लीव अलोन जैप वाली। वो लोगों को बस कम से कम काम करने पर मजबूर करती है ताकि डांट ना पड़े। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, 1 मिनट फटकार। ये क्यों असरदार है? इसके असरदार होने के पीछे कुछ खास वजह हैं। पहली बात ये फौरन होती है, तुरंत। अच्छा, इंतजार नहीं करना। नहीं, गलतियों को इकट्ठा करके वो जिसे गनी सैकिंग कहते हैं, वो नहीं करना कि बाद में एक साथ पूरा बोरा खोल दिया। हाँ। दूसरी अहम बात, ये फटकार सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पर होती है, व्यक्ति के मूल्य या उसके महत्व पर नहीं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि किताब कहती है वी आर नॉट जस्ट आवर बिहेवियर, वी आर द पर्सन मैनेजिंग आवर बिहेवियर। हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, हम वो व्यक्ति हैं जो उस व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। इससे शायद लोग डिफेंसिव नहीं होते होंगे, बचाव की मुद्रा में नहीं आते। बिल्कुल। और तीसरा अहम पहलू है वो पहले सख्ती फिर नरमी वाला सिद्धांत, टफ एंड नाइस। अच्छा, ये कैसे काम करता है? पहले बिल्कुल साफ साफ बताएं कि क्या गलत हुआ और उससे आपको कैसा महसूस हुआ। फिर कुछ पल चुप रहें ताकि बात असर करे, और फिर तुरंत उसी पल व्यक्ति के प्रति अपना विश्वास और समर्थन जताएं। बताएं कि आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं, बस उस एक व्यवहार से निराश हैं। वो प्राचीन चीनी सम्राट की कहानी भी यही दिखाती है। अच्छा, ये तरीका तो जैसे संकट के समय मदद करने, जैसे नशे की लत छुड़वाने या बच्चों के अनुशासन में भी शायद काम आता होगा। हाँ बिल्कुल, किताब में इसके उदाहरण दिए गए हैं, और छूने टचिंग का भी जिक्र है, लेकिन बहुत सावधानी से। हाँ, वो जरूरी है। ये तभी करें जब आपसी भरोसा हो और आप वाकई समर्थन दे रहे हों, ना कि किसी तरह का फायदा उठा रहे हों। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सब एक तरह की चालाकी नहीं है, मैनिपुलेशन, लोगों को अपने हिसाब से चलाने का तरीका? नहीं, मैनेजर इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं। चालाकी या मैनिपुलेशन वो है जो आप बिना बताए या बिना सहमति के करते हैं। अच्छा। 1 मिनट मैनेजमेंट पूरी तरह से खुला और ईमानदार है, सब कुछ सामने है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये असल में लोगों की परवाह पर आधारित है। मैं प्रदर्शन पर सख्त हूँ, व्यक्ति पर नहीं। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात किताब कहती है, लक्ष्य व्यवहार शुरू करवाते हैं और परिणाम यानी प्रशंसा या फटकार उस व्यवहार को बनाए रखते हैं। गोल्स बिगिन बिहेवियर्स, कॉन्सिक्वेंसेस मेंटेन बिहेवियर्स। तो कुल मिलाकर सार ये है कि असरदार मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काफी सरल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, स्पष्टता, तुरंत प्रतिक्रिया, चाहे वो अच्छी हो या सुधारात्मक, और लोगों को इंसान की तरह महत्व देना, बस यही कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या हो अगर हम जानबूझकर ये पहले सख्ती फिर नरमी वाला जो सिद्धांत है, उसे सिर्फ व्यवहार पर फोकस रखते हुए अपने दफ्तर के बाहर के रिश्तों में भी लागू करने की कोशिश करें, जैसे परिवार में, दोस्तों के साथ। ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिएगा कि इससे क्या बदलाव आ सकता है। 1 मिनट के लक्ष्य। समझते हैं कि इस तकनीक के पीछे का वो मूल सिद्धांत क्या है। हमारा आज का मिशन है इन 1 मिनट के लक्ष्यों की कार्यप्रणाली के क्यों को समझना। बिल्कुल। और सवाल यही है कि भाई एक लक्ष्य जिसे आप सिर्फ 1 मिनट में पढ़ सकें, वो असल में प्रदर्शन और प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकता है। सुनने में तो ये बहुत ही सरल सा लगता है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं, खासकर जैसे आपने कहा स्पष्टता और प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर देते हुए। हाँ, और स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दमदार उदाहरण से होती है, वो गेंदबाजी, बॉलिंग वाली उपमा। सोचिए, आप बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन सामने कोई पिन्स ही नहीं है। हाँ, निशाना कहाँ लगाना है पता ही नहीं, या फिर पिन्स तो हैं पर उनपे एक चादर ढकी हुई है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी गेंद लगी भी या नहीं, और लगी तो कितनी पिन्स गिरी। स्रोत कहता है कि ज्यादातर कंपनियों में, संगठनों में कुछ ऐसा ही होता है। ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है ना? बिल्कुल सही लगती है।
और ये उपमा सीधे तौर पर कार्यस्थल में जो अस्पष्टता होती है, जो क्लैरिटी की कमी होती है, उसको उजागर करती है। जब लोगों को ठीक से पता नहीं होता कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है, मतलब पिन्स कहाँ हैं, या फिर उन्हें उनके काम पर कोई साफ प्रतिक्रिया, फीडबैक नहीं मिलता, कितनी पिन्स गिरी, तो वो असल में अंधेरे में ही तीर चला रहे होते हैं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसी बात पर उंगली रखता है कि प्रबंधक अक्सर ये मान लेते हैं कि भाई कर्मचारियों को पता होगा कि क्या करना है या उन्हें क्या नतीजे लाने हैं, और यही सोच, यही धारणा ही बहुत सारे भ्रम और निराशा की जड़ बन जाती है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मुद्दा स्रोत उठाता है, वो है प्रतिक्रिया में देरी। कई बार प्रबंधक फीडबैक तब तक रोक कर रखते हैं जब तक वो परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम नहीं आ जाता। हाँ, साल के अंत में। हाँ, और स्रोत इसे मजाक में NIHOB कहता है, नाउ आई हैव यू, यू SOB। हाँ, मतलब जैसे गलतियां इकट्ठी करते रहो और फिर एक दिन सुना दो। हाँ, ये तरीका तो मुझे लगता है प्रेरणा बढ़ाने के बजाय तोड़ने वाला ज्यादा लगता है। निश्चित रूप से। देखिए, ये NISOB वाली बात शायद मजाक में कही गई हो, हाँ। लेकिन ये एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। जब प्रतिक्रिया, खासकर सुधार वाली, महीनों बाद मिलती है, तो उसका असर को भूल भी चुके हो या फिर वो डिफेंसिव हो जाएं। इसके बिल्कुल उलट 1 मिनट के लक्ष्य तत्काल स्पष्टता देते हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि लक्ष्य लिखित में होने चाहिए, अच्छा, साफ तौर पे, 250 शब्दों से कम में, हाँ, ताकि उन्हें 1 मिनट में पढ़ा और समझा जा सके। तो पहला बड़ा कारण हुआ स्पष्टता। लक्ष्य लिखित हो, संक्षिप्त हो और समझने में आसान हो। यहीं पर स्रोत वो 80-20 नियम का भी जिक्र करता है, यानी उन महत्वपूर्ण 20% लक्ष्यों पर ध्यान देना जिनसे 80% परिणाम मिलते हैं। सही कहा। ये भी अपने आप में एक चुनौती है, उन 20% लक्ष्यों को पहचानना। बिल्कुल, और ये पहचानना ही तो प्रबंधन का एक मुख्य काम है। लेकिन एक बार जब वो 20% महत्वपूर्ण लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय हो जाते हैं और लिख दिए जाते हैं, तो वे एक और बहुत जरूरी चीज को संभव बनाते हैं, वो है लगातार मिलने वाली प्रतिक्रिया। स्रोत का एक मशहूर उदाहरण है, प्रतिक्रिया चैंपियंस का नाश्ता है। ये सुना है। जब लक्ष्य शीशे की तरह साफ होते हैं तो कर्मचारी खुद अपने प्रदर्शन को देख सकते हैं। वे लगातार जांच सकते हैं कि उनका व्यवहार, उनका काम, उनके लक्ष्यों से मेल खा रहा है या नहीं। अपने लक्ष्यों को देखें, अपने प्रदर्शन को देखें, देखें कि आपका व्यवहार आपके लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। ये तो एक तरह से सेल्फ फीडबैक या सेल्फ करेक्शन का तरीका बन गया। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारी सिर्फ प्रबंधक पर निर्भर नहीं रहते कि वो आके बताएगा कि वे सही कर रहे हैं या गलत। सही। ये आत्म-मूल्यांकन की क्षमता पैदा करता है। ये उस प्रबंधक के रवैये के बिल्कुल उलट है, जो या तो ये मान लेता है कि सब ठीक चल रहा है या फिर सिर्फ गलतियां पकड़ने का इंतजार में रहता है। स्पष्ट लक्ष्य होने से कर्मचारी खुद ही अपने रास्ते को सही दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा स्रोत ये भी कहता है कि प्रबंधक या तो पहले से ही विजेता कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं या फिर जिनमें जीतने की क्षमता है उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं। अच्छा। और 1 मिनट के लक्ष्य इस ट्रेनिंग में भी मदद करते हैं, क्योंकि वे साफ तौर पर बताते हैं कि जीत या अच्छा प्रदर्शन आखिर दिखता कैसा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत के अनुसार 1 मिनट के लक्ष्यों की शक्ति उनकी सरलता में नहीं बल्कि उनकी स्पष्टता में है, और उस स्पष्टता से जो प्रतिक्रिया संभव होती है उसमें है। हाँ, बिल्कुल। वे अस्पष्टता को खत्म करते हैं, प्रदर्शन का एक मानक तय करते हैं और लगातार आत्म-मूल्यांकन का अवसर देते हैं। और यही स्पष्ट प्रतिक्रिया, जैसा कि स्रोत कहता है, लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक है। ये मान लेने के बजाय जानना सुनिश्चित करता है। हाँ, मतलब अनुमान लगाने की जरूरत खत्म। जब उम्मीदें साफ हों तो लोग अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात भी निकलती है। स्रोत में वो पट्टिका वाली बात याद है? लक्ष्य व्यवहार शुरू करते हैं, परिणाम व्यवहार बनाए रखते हैं। हाँ, गोल स्टार्ट बिहेवियर्स, कॉन्सिक्वेंसेज मेंटेन देम। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लक्ष्य तय करना तो पहला कदम है, लेकिन अगर उन लक्ष्यों को पाने पर मिलने वाले परिणाम, चाहे वो तारीफ हो, फीडबैक हो या सुधार के लिए मार्गदर्शन हो, अगर वो परिणाम लगातार नहीं मिलते या सार्थक नहीं होते, तो क्या वो शुरुआती प्रेरणा बनी रहेगी? शायद सिर्फ लक्ष्य तय कर देना ही काफी नहीं है। उन लक्ष्यों से जुड़े परिणामों का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर सोचने की जरूरत है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आगे सोचने के लिए। 1 मिनट की प्रशंसा, मतलब 1 मिनट प्रेजिंग्स। ये छोटी सी तारीफें आखिर इतना काम क्यों करती हैं? क्या राज है इनके पीछे? हम
केनेथ ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन की किताब द 1 मिनट मैनेजर के उस हिस्से को देखेंगे जो यही समझाता है वाई 1 मिनट प्रेजिंग्स वर्क। तो चलिए इस तकनीक के पीछे की साइकोलॉजी और इसके प्रैक्टिकल फायदों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही है, ये छोटी छोटी फटाफट वाली तारीफें ये काम करती क्यों हैं? किताब में वो कबूतर वाला एक उदाहरण है, शायद उससे शुरू करें। हाँ बिल्कुल, वो कबूतर वाला जो उदाहरण है वो ट्रेनिंग के एक बहुत जरूरी सिद्धांत को समझाता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मतलब किसी को धीरे धीरे सही व्यवहार की तरफ ले जाना। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, जैसे सोचिए कबूतर को एक लिवर दबाना सिखाना है। अब अगर हम इंतजार करें कि वो पहली बार में ही सब कुछ सही कर दे तो किताब कहती है शायद वो बेचारा भूखा ही मर जाए। हाँ, क्योंकि वो शायद कभी करेगा ही नहीं ऐसा। बिल्कुल। तो ट्रेनर क्या करता है, वो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। पहले कबूतर सही दिशा में देखे तो दाना, फिर थोड़ा उस तरफ जाए तो दाना, फिर लीवर के पास जाए तो दाना, और आखिर में जब लीवर दबाए तब भी दाना। हर सही कदम पर छोटा ही सही पर इनाम। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात यह है, खासकर शुरुआत में, कि आप इंसान को लगभग सही करते हुए पकड़ें, परफेक्ट होने का इंतजार ना करें। लगभग सही, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये तो जानवरों की बात हुई, इंसानों पर ये कैसे लागू होता है? वो वेल वाला उदाहरण भी था ना? हाँ, वेल वाला। रस्सी को पहले पूल के नीचे रखते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर लाते हैं। पर क्या ये लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ही सिंपल नहीं है? कहीं ये बचकाना तो नहीं लगता? नहीं नहीं, देखने में भले सिंपल लगे पर ये बहुत स्वाभाविक है। हम असल में बच्चों को चलना या बोलना सिखाते वक्त यही तो करते हैं, अनजाने में। अच्छा, कैसे? सोचिए ना, जब बच्चा पहला लड़खड़ाता हुआ कदम लेता है या पानी को वाटर या ऐसा कुछ बोलता है, हम कितने खुश होते हैं। हाँ, ये तो है। हम तारीफ करते हैं, गले लगाते हैं। बिल्कुल, हम उसके प्रयास की तारीफ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने परफेक्ट बोला या परफेक्ट चला। यही चीज काम की जगह पर भी लागू होती है। मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों को सही काम करते हुए पकड़े मतलब ध्यान दे। हाँ, ध्यान दे। खासकर जब कोई नया हो या कुछ नया सीख रहा हो, इससे उन्हें लगता है कि हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। वो एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। उनमें आत्मविश्वास आता है। हाँ, कि वो ये काम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और ये उस तरीके से बिल्कुल अलग है जिसे किताब में अकेला छोड़ो फिर पकड़ो कहा गया है। ओहो, वो लीव अलोन ज़ैप स्टाइल। हाँ, मतलब जब तक सब ठीक है कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जैसी गलती हुई तुरंत डांट पड़ती है। हाँ, ये बहुत आम है। और इसका नतीजा शायद ये कि लोग बस गलती से बचने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, वो बस मिनिमम काम करते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं। क्योंकि पता है कि गलती पर डांट पड़ेगी, पर अच्छा करने पर शायद ही कोई ध्यान दे। हाँ, उन्हें ये नहीं पता चलता कि सही क्या है, बस ये पता होता है कि गलत क्या नहीं करना है। माहौल में एक डर सा रहता है, परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ये जो 1 मिनट की प्रशंसा है, ये सिर्फ शाबाश बोलना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, व्यवहार को सही दिशा देने का तरीका। शुरुआत में मकसद होता है तारीफ करने के मौके ढूंढना, चाहे काम परफेक्ट ना हो, बस लगभग सही हो। लगभग सही। हाँ, फिर जैसे जैसे इंसान सीखता जाता है, एक्सपर्ट बनता जाता है, मतलब विजेता बन जाता है, तब उसे शायद उतनी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं रहती। सही कहा। तब वो अंदर से मोटिवेटेड हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड। पर शुरुआत में वो बाहरी तारीफ बहुत जरूरी है। किताब में वो मैनेजर अपना एक अनुभव भी बताता है ना, जब उसने उस युवक की तारीफ की थी। हाँ, वो जिज्ञासु युवक वाला। उसने सीधे कहा था कि तुम बहुत तेजी से सीखते हो और सवालों को ध्यान से सुनते हो। हाँ, ये भी तो वही बात हुई, छोटी, स्पेसिफिक और तुरंत। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि तारीफ सच्ची और स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिर्फ गुड जॉब बोल देना उतना असरदार नहीं होता। हाँ, बताना पड़ता है कि क्या अच्छा था, ताकि उसे पता चले कि आगे क्या करना है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट की तारीफ करने के बजाय उस तरफ बढ़ रहे छोटे छोटे कदमों की तारीफ करना ज्यादा फायदेमंद है, खासकर नए लोगों या नए काम के लिए। हाँ, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, परफॉर्मेंस सुधरती है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ऑफिस या काम की जगह से हटकर अपनी रोज की जिंदगी में, परिवार में, दोस्तों के साथ हम कितनी बार दूसरों के छोटे छोटे अच्छे कामों, उनकी कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसे कौन से छोटे लगभग सही व्यवहार हैं
जिन्हें हम अपने आसपास के लोगों में ज्यादा सराह सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ गलतियों पर ध्यान दें या परफेक्ट होने का इंतजार करते रहें। एक कॉन्सेप्ट है 1 मिनट रिप्रिमांड। हाँ, 1 मिनट की फटकार। हाँ, मतलब 1 मिनट में डांटना भी और फिर संभालना भी। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? लगता तो है। तो आज इसी पर बात करते हैं। किताब के हिसाब से ये तीसरा रहस्य है और समझते हैं कि ये तरीका आखिर काम क्यों करता है। बिल्कुल। संक्षेप में याद दिला दूं, इसमें गलती होने पर तुरंत साफ साफ बताना कि क्या गलत हुआ, फिर उस व्यवहार पर अपनी फीलिंग्स बताना और आखिर में व्यक्ति की अहमियत जताना। हाँ, पर ये पहले सख्ती फिर नरमी, ये कॉम्बिनेशन चलता कैसे है? क्यों असरदार है ये? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है इमीडिएट फीडबैक, यानी तुरंत प्रतिक्रिया। अच्छा। ज्यादातर मैनेजर्स क्या करते हैं, वो गनी सैकिंग करते हैं। मतलब गलतियां या अपनी नाराजगी वो जमा करते रहते हैं। पुरानी बातें पकड़ के रखना। हाँ बिल्कुल। और फिर किसी दिन वो पूरा थैला खोल देते हैं। तब क्या होता है, असल मुद्दा तो कहीं खो जाता है और सामने वाला बस बचाव में लग जाता है, सुनता नहीं है। सही बात है। 1 मिनट मैनेजर का मानना है कि परफॉर्मेंस रिव्यू कोई साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं है। ओके। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप तुरंत उसी वक्त टोकते हैं तो फोकस सिर्फ एक व्यवहार पर रहता है। हाँ, वो पचाना भी आसान होता होगा। एग्जैक्टली। बोझ नहीं पड़ता और बात समझ में आती है। लेकिन एक सवाल है, हर छोटी गलती पे तुरंत ठोकना, कहीं ये माइक्रो मैनेजमेंट जैसा नहीं लगेगा? मतलब मैनेजर्स को इसमें हिचक नहीं होती होगी? ये चिंता बिल्कुल जायज है, पर यहाँ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे टोकते हैं। अच्छा। और यही दूसरा पॉइंट आता है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पर होता है, व्यक्ति की कीमत या उसके वजूद पर नहीं। ओके, मतलब गलती व्यवहार में है, इंसान में नहीं। बिल्कुल। मैनेजर का मकसद साफ है, व्यवहार को खत्म करो, व्यक्ति को बचाए रखो। इसीलिए तो फटकार के फौरन बाद तारीफ या आश्वासन आता है। अच्छा। ये बताने के लिए कि देखो, ये जो तुमने किया वो गलत था, पर तुम एक काबिल इंसान हो, तुम्हारी वैल्यू है। यही है वो पहले सख्त फिर नरम वाली फिलॉसफी। समझ गया। मतलब गलती सुधारनी है, इंसान को तोड़ना नहीं है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या असल में जब गुस्सा आता है या प्रेशर होता है, तब ये व्यवहार और व्यक्ति को अलग करना, क्या ये आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता। प्रैक्टिस लगती है इसमें, लेकिन यही चीज इसे असरदार बनाती है। चीन के सम्राट और प्रधानमंत्री की एक कहानी है पुरानी, वो भी कुछ ऐसा ही बताती है। अच्छा, क्या कहानी है? सम्राट ने कहा कि सजा तुम दो, इनाम मैं दूंगा। नतीजा, सब प्रधानमंत्री से डरने लगे, सम्राट से कोई नहीं डरता था। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर जब भूमिका बदली, मतलब सम्राट सजा देने लगा और प्रधानमंत्री इनाम, तो लोगों ने सम्राट को हटाकर प्रधानमंत्री को ही राजा बना दिया। अरे वाह। संदेश क्या है? पहले व्यवहार पर सख्ती दिखाओ, पर फिर व्यक्ति का समर्थन करो। ये ज्यादा काम करता है। कमाल है। ये मनोविज्ञान तो सत्ता के गलियारों में भी काम करता है। अच्छा, और क्या ये सिद्धांत पर्सनल लेवल पर, जैसे किसी संकट में भी काम आता है? मैंने एक क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। जैसे शराब की लत या दूसरी गंभीर समस्याओं में क्राइसिस इंटरवेंशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। उसमें कैसे होता है? उसमें भी यही पैटर्न दिखता है। परिवार वाले पहले उस व्यक्ति के खास गलत बर्ताव को पॉइंट आउट करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर। ठीक है। फिर बताते हैं कि उस व्यवहार से उन्हें कितनी तकलीफ, कितना गुस्सा महसूस होता है, अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। और फिर आखिर में उस व्यक्ति को शायद छूकर या गले लगाकर अपना प्यार, अपनी चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए जरूरी हो, इसीलिए हमें तुम्हारे इस व्यवहार से दुख और गुस्सा है। और बच्चों के साथ हम शायद अनजाने में कुछ ऐसा ही करते हैं कई बार। सही कहा। बच्चों को अनुशासित करते समय भी तो यही होता है। माँ बाप प्यार से बच्चे को छूते हैं या पास बिठाते हैं। हाँ। फिर साफ साफ बताते हैं कि बेटा तुमने ये गलत किया और देखो इससे मम्मी पापा को कैसा लगा। हाँ, बिल्कुल। फिर शायद कुछ पल चुप रहते हैं ताकि बात अंदर जाए, और फिर बच्चे को गले लगाकर या पुचकार कर जताते हैं कि वो कितने प्यारे हैं, कितने खास हैं। मूल सिद्धांत वही है, व्यवहार और व्यक्ति का मूल्य, ये दो अलग चीजें हैं। जैसा किताब में भी लिखा है एक जगह पट्टिका पर, हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, हम वो व्यक्ति हैं जो अपने व्यवहार को मैनेज कर रहा है। आपने स्पर्श की, छूने की बात की, इसका क्या रोल है फटकार या तारीफ में? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मदद करना चाहते हैं और एक भरोसा बना हुआ हो। अच्छा। नियम सीधा सा है,
जब छुओ तो कुछ लो मत, सिर्फ तब छुओ जब कुछ दे रहे हो, जैसे भरोसा, सहारा, हिम्मत। सही है। अगर जरा भी शक हो मन में तो ना छूना ही बेहतर है। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में है, ये सब तरीके, ये पूरी प्रक्रिया कहीं लोगों को अपनी बात मनवाने का मतलब मैनिपुलेशन का एक तरीका तो नहीं? वैलिड सवाल है, लोग सोच सकते हैं ऐसा। हाँ। किताब का तर्क ये है कि अगर आप शुरू में ही साफ साफ बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और क्यों, तो ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ईमानदारी है। ओके। बेईमानी शायद थोड़ी टाइम चल जाए, पर आखिर में तो ईमानदारी ही काम करती है ना। हाँ। जब लोगों को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो वो ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। सही। पहले सख्त फिर नरम वाला नजरिया है। हम्म। और शायद सबसे जरूरी, ये सब व्यक्ति के प्रति सच्ची परवाह और सम्मान के साथ किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी पूरी चर्चा से ना एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। बताइए। किताब ये कहती है कि हम उस व्यक्ति का प्रबंधन करते हैं जो अपने व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है, बिल्कुल, ना कि सिर्फ उसके हालिया व्यवहार का। हाँ, ये कहा है। लेकिन असल जिंदगी में सोचिए, खासकर जब तनाव हो, प्रेशर हो, तब किसी की एक गलती के बावजूद उसके अंदरूनी मूल्य को, उसकी काबिलियत को उस गलती से अलग रख पाना, ये कितना प्रैक्टिकल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और क्या ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस या मैनेजर कर्मचारी के रिश्ते तक ही सीमित है, या जीवन के दूसरे रिश्तों में, जैसे परिवार में, दोस्तों में, वहां भी ये उतना ही लागू हो सकता है? इस पर सोचना चाहिए। 1 मिनट मैनेजर किताब के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, और यहाँ बात होती है कि ये जो सिद्धांत हैं, ये कैसे सिर्फ मैनेजर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक तरह का तोहफा है। हाँ बिल्कुल। किताब के जो आखिरी हिस्से हैं, स्वयं के लिए एक उपहार और दूसरों के लिए एक उपहार, वो इसी पर फोकस करते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इन तकनीकों का टिकाऊ असर क्या है और इन्हें दूसरों के साथ शेयर करने का आइडिया क्या है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहले आते हैं स्वयं के लिए एक उपहार पर। कहानी में मैनेजर सोचता है कि ये तरीके उसके लिए पर्सनली कैसे काम आए। जाहिर है कम वक्त में बेहतर नतीजे वो तो मिला ही, पर मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये कि उसे सोचने का, प्लान करने का वक्त मिला। मतलब वो रोज की जो बस आग बुझाने वाली बात होती है ना, उससे आगे निकल पाया। सही बात है, वो स्ट्रेटेजिक स्पेस मिला। और फिर तनाव कम हुआ, सेहत बेहतर हुई, यहां तक कि भाई कसरत के लिए भी टाइम निकल गया। और अरे हाँ, लोग नौकरी कम छोड़ रहे थे, बीमार कम पड़ रहे थे। ये सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने ना इन तरीकों को अपनाने के लिए परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उसने माना कि हाँ, शायद मैं हमेशा सही ना कर पाऊं, और उसने कर्मचारियों से पूछा भी कि क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको ऐसे मैनेज करूं। ये जो ईमानदारी है ना, कमाल की है। बिल्कुल। और देखिए, यही चीज इसे सचमुच का उपहार बनाती है। ये सिर्फ कोई टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं है, ये मैनेजमेंट के नजरिए में बदलाव है। ये किताब के जो मूल सिद्धांत है ना, ईमानदारी, स्पष्टता, उनसे सीधा जुड़ता है। जब लोगों को पता होता है कि मैनेजर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो जो एक डर होता है ना हेर फेर का, वो कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब आप लोगों में वक्त लगाते हैं, इन सिद्धांतों को लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो फायदे सिर्फ फौरी नहीं होते, ये लंबे समय तक टिकते हैं। सही। आपने कहा सोचने का वक्त मिला, ये वही स्ट्रेटेजिक टाइम है जो मैनेजर को आगे बढ़ने में मदद करता है। कम तनाव, बेहतर सेहत, ये सिर्फ पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इनसे आप बेहतर फैसले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हैं। अच्छा। और जैसा किताब में पहले भी कहा है, जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो नतीजे बेहतर आते हैं। ये सीधा कनेक्शन है सेल्फ एस्टीम और परफॉर्मेंस का। हाँ, ये अच्छा महसूस करने वाला पॉइंट वाकई बहुत अहम है, और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब दूसरे पहलू पर आती है, दूसरों के लिए एक उपहार। बिल्कुल, ये सिर्फ अपने तक रखने वाली चीज नहीं है। हाँ, कहानी में जो नया मैनेजर है वो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। जैसे वो श्री गोमेज का जिक्र है, वो इस शेयरिंग की बड़ी कदर करती हैं। और इस ज्ञान को बांटने से हुआ क्या? मैनेजर का अपना टाइम बचा, काम आसान हुआ, पर उससे भी बड़ा असर ये हुआ कि उसके नीचे काम करने वाले लोग भी 1 मिनट मैनेजर बनने लगे। एग्जैक्टली, ये इस साझा करने वाले सिद्धांत को थोड़ा और फैलाएं। अच्छा, किस तरह से? मतलब अपनी वर्किंग स्टाइल, अपने तरीके, या कह लें अपने सीक्रेट्स, इन्हें अपने सहकर्मियों के साथ, मतलब अपने पीयर्स के साथ एक्टिवली शेयर करना। ये किसी टीम की डायनामिक्स को कैसे बदल सकता है, जहां कंपटीशन भी होता है अक्सर।
ये सोचने वाली बात है ना। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि ये सिद्धांत पीयर रिलेशनशिप्स पर कैसे लागू होंगे। बोलती किताब सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।